जादुई हरी मिर्च। चंदन नाम का एक गरीब किसान रामपुर नामक गांव में रहता था। गांव में चंदन की थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो पूरा दिन खूब मेहनत करता था। इस बार तो अच्छी सब्जियां उग गई हैं। कुछ ही दिनों में सब्जियां तोड़ने लायक हो जाएंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसी गांव में गोविंद नाम का एक और किसान था जिसकी जमीन चंदन के खेत के साथ ही थी। गोविंद अपने खेतों को देख रहा था। अरे, ये चंदन के खेतों में तो सब्जियां आने वाली हो गई है और मेरे खेतों में तो अभी तक फूल भी नहीं आए। पता नहीं क्या करता है ये, जो इतनी जल्दी इसकी फसल तैयार भी हो गई है। अगले दिन मौसम बहुत खराब हो जाता है और बारिश होती है। गोविंद अंधेरे में अपने खेतों में जाता है और अपने खेतों का सारा पानी चंदन के खेतों में छोड़ देता है। अब देखता हूँ पानी से भरे हुए खेतों में ये कैसे सब्जियां उगती हैं। सुबह तक जब बारिश बंद होती है तो गोविंद के सारे खेतों का पानी भी चंदन के खेतों में भरा था। उसकी सारी सब्जियां पानी में डूबी थी। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरे खेतों में इतना सारा पानी। चंदन सर पकड़कर रोने लगता है। तभी वहाँ गोविंद भी आ जाता है। सोचा था इस बार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भगवान मेरे साथ हर बार पता नहीं ऐसा क्यों करता है। अरे दोस्त, रोना बंद करो। भगवान को शायद यही मर्जी मंजूर होगी। मुझे शहर जाकर कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। खेती करने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर तेरा मन यही कहता है तो तू यही कर ले। वैसे भी जमीन का क्या है, यही रहेगी। मैं तेरी जमीन देख लूंगा। अगली सुबह चंदन कुछ खाना लेकर पैदल ही शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा जंगल पार करना था। कितनी देर से चल रहा हूँ, ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लेता हूँ। चंदन एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और साथ लाया हुआ खाना खाता है। तभी उसकी नजर साथ ही में उगी झाड़ियों में पड़ती है, जहाँ एक मिर्च का पौधा उगा हुआ था। देखो तो जरा, हम अपने खेतों में हरी मिर्च के पौधे उगाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी वहाँ कभी जानवर उन्हें नष्ट कर देते हैं तो कभी ज्यादा बारिश से वो गल जाते हैं। लेकिन देखो इसे, यहाँ इसकी कोई देखभाल भी नहीं करता, तब भी ये पौधा कितना अच्छा तैयार हो गया है। चंदन अपने साथ लाए हुए पानी में से थोड़ा सा पानी उस पौधे को डाल देता है। आज मेरी प्यास बुझी। चंदन वो आवाज सुनकर डर के पीछे हो जाता है। डरो नहीं मेरे दोस्त, मैं मिर्च का जादुई पौधा हूँ। यहाँ बहुत दिनों से प्यास के मारे मरा जा रहा था। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोलने वाला जादुई पौधा हूँ, लेकिन कोई सच्चे मन वाला ही मुझे सुन सकता है। तुम मुझे अपने घर ले चलो। लेकिन मैं तो अपना घर छोड़कर शहर में नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। अरे, एक बार मेरी बात पर विश्वास करो और मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारी बात भी मान लेता हूँ। चंदन उस मिर्ची के पौधे को लेकर अपने घर आता है और अपने आंगन में उसे लगा देता है और वो उसे पानी देता है। अगले दिन जब चंदन सोकर उठता है तो उस पेड़ पर बहुत सारी हरी मिर्च आई थी, जिसमें से एक लाल मिर्च थी। अरे, कल तक तो एक भी मिर्च नहीं थी और देखो आज कितनी सारी मिर्ची आई है और एक मिर्च तो पककर लाल भी हो गई है। चंदन जाता है और लाल मिर्च को तोड़ता है। क्यों ना इस पकी हुई मिर्च के बीज जमीन में बो दूं, इससे और भी पौधे उग जाएंगे। चंदन जैसे ही उस मिर्च को बीज से तोड़ता है, अरे ये क्या चमक रहा है? ये तो सोने के बीज हैं। क्या सभी मिर्ची में सोने के बीज होंगे? देखूं क्या? चंदन दूसरी हरी मिर्च तोड़ने लगता है। अरे रुको, इतनी जल्दबाजी मत करो।
जो मिर्च लाल होगी तुम उसी को तोड़ सकते हो। अगर तुमने ज्यादा लालच किया तो मैं एक साधारण मिर्च के पौधे में बदल जाऊंगा, और अगर किसी लालची इंसान ने मुझे उखाड़ने की कोशिश की तो उसकी जान चली जाएगी। चंदन निकाले हुए सोने के बीजों को बेच देता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं। अगले दिन चंदन सुबह उठकर उस पेड़ के पास जाता है और देखता है कि वहाँ कुछ मिर्च लाल हो गई थी। चंदन सब लाल हुई मिर्च को तोड़ता है और सब मिर्चों के बीज निकालकर उन्हें बेच देता है, जिससे उसको उसकी उम्मीद से भी बढ़कर पैसे मिलते हैं। चंदन उस पौधे को समय से पानी देता और उसकी खूब देखभाल करता था, जिससे उसमें और अच्छी मिर्च आती थी। कुछ महीनों में वह बहुत अमीर हो गया। उसने बड़ा घर बना लिया और सुख सुविधा की सारी चीजें खरीद ली और गांव में जमीनें भी खरीद ली, और अब वो गरीब लोगों की मदद किया करता था। गांव के लोग चंदन की बहुत प्रशंसा करते थे। ये बात गोविंद को बिल्कुल पसंद नहीं आती। एक दिन, अरे ये चंदन के हाथ न जाने कौन सा खजाना लगा है, जो दिनों दिन ये अमीर होता जा रहा है। खेतों में सब्जियां तो अब ये उगाता नहीं, फिर इसके पास आखिर पैसे आ कहां से रहे हैं। अगले दिन चंदन मिर्च के पौधे से पकी हुई मिर्च तोड़ता है और उसमें से सोने के बीज निकालता है। अच्छा, तो ये राज है, ये लाल मिर्च में से सोने के बीज निकलते हैं, तभी ये गरीब लोगों को पैसे बांटता है। मैं भी कहूँ इस कंगाल के पास आखिर ऐसा कौन सा खजाना आ गया जो ये रंग से राजा बन गया है। अब देखता हूँ ये चंदन कैसे और अमीर बनेगा। गोविंद रात के अंधेरे में सारी लाल मिर्च तोड़ लेता है। अब हर रोज ये लाल मिर्च मैं ही तोड़ूंगा। और वो वहाँ से जाने लगता है। अरे क्यों ना इस पौधे को ही यहाँ से उखाड़ कर ले जाऊं और इसे अपने घर में कहीं छिपा कर लगा लूंगा। गोविंद जैसे ही उस पौधे को उखाड़ने लगता है, तभी वहाँ एक सांप आ जाता है और वो उसे डस लेता है। जब सुबह चंदन उठता है तो वो देखता है कि वहाँ गोविंद मरा पड़ा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ा था, और वहाँ आसपास कुछ लाल मिर्चें गिरी थी। चंदन सब समझ जाता है कि गोविंद ने यहाँ मिर्ची की चोरी करने की कोशिश की है। मेरे पास अब बहुत धन दौलत है, मैं नहीं चाहता ऐसे किसी की जान जाए। अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लोग अपनी लालच की वजह से अपना बुरा करते हैं, लेकिन तुम चाहते हो तो मेरी एक हरी मिर्च तोड़ लो, मैं एक साधारण पौधे में बदल जाऊंगा। तभी चंदन उस पौधे में से एक हरी मिर्च तोड़ता है और तभी वो जादुई पौधे से साधारण पौधा बन जाता है। लेकिन अपने लालच की वजह से गोविंद अपनी जान गंवा चुका था। कुछ समय के बाद चंदन उस पौधे की पकी हुई मिर्च से बीज निकालकर जमीन में बोता है और अपनी सारी जमीन पर मिर्च के पौधे लगाता है। चंदन का काम अब बहुत बढ़ गया था। उसने अपने पास बहुत सारे लोगों को काम पर रखा था जो उसके लिए काम करते और चंदन उसके बदले उनको पैसे देता। कुछ समय के बाद चंदन शादी कर लेता है और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीता है। चल चल, हुर्र हुर्र, आज मैं तुम्हें जंगल की दूसरी ओर ले जाऊंगा। वहाँ बहुत सारी हरी हरी घास है, उसे खाकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। लगता है ये भोला फिर से बकरियों को लेकर चला गया। दवाई लाने को बोला था, पता नहीं लाया कि नहीं। सुमन घर के अंदर जाती है तो दवाई की पुड़िया सामने पड़ी थी। हाँ, दवाई तो ले आया है, जल्दी से इनको दे देती हूँ। भोला सुबह सुबह अपनी बकरियों को जंगल में चराने ले जाता था और शाम को आकर अपने खेत में काम करता था। उसने खेतों में बहुत सारी सब्जियां उगाई थी। आज फिर भूखा ही बकरियों को लेकर चला गया। अब हमारी ये सब्जियां बेचने लायक होने वाली हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। रात की जो बची रोटी थी वो गोपाल को देती है। ये लीजिए, आप खाना खा लो, फिर दवाई खानी है। तुम अपने लिए भी कुछ ले आओ। और भोला कहाँ है? उसको बोलो वो भी खाना खा लेगा। अरे
आप खाना खा लो, हम माँ बेटे बाद में खाना खा लेंगे, अभी वो बकरियां चराने गया है। भगवान ना तो ठीक कर रहा है और ना ही मुझे अपने पास बुला रहा है। तुम दोनों के ऊपर बोझ बन गया हूँ मैं। तभी बाहर से आवाज आती है, गोपाल कहाँ है, बाहर निकल। आवाज सुनकर गोपाल की पत्नी बाहर आती है। बुढ़िया, तुम्हें कितनी बार बोला कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो बूढ़ा मरा नहीं अभी तक। सेठ जी, अभी थोड़ा हाथ तंग है, हम जल्द ही आपके सारे पैसे चुका देंगे। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। जाओ, इनका सारा सामान बाहर फेंक दो। गोपाल भी धीरे धीरे बाहर आता है। अरे सेठ जी, तू मेरे पैसे लेकर खुद चारपाई पे बैठकर यहाँ आराम कर रहा है। पैसे तेरे बाप ने देने थे। तभी सेठ के आदमी घर के अंदर जाते हैं और सारा सामान उठाकर बाहर फेंकने लगते हैं। गोपाल और उसकी पत्नी सेठ के पैर पकड़ते हैं। सेठ जी, हमें थोड़ी और मोहलत दे दो, आपके सारे पैसे लौटा देंगे। हम कहाँ जाएंगे सेठ जी, ऐसा अन्याय मत कीजिए। गांव के सभी लोग ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन सेठ के खिलाफ कोई नहीं बोलता। सेठ गोपाल को पैर से मारता है और गोपाल जमीन पर गिर जाता है। अरे, आप ठीक तो हो ना? गोपाल के सिर से खून निकल रहा था। ये सारे खेत साफ कर दो। सेठ जी, ऐसा मत करो, मेरे बेटे ने बहुत मेहनत से सब्जियां उगाई हैं, कुछ ही दिनों में इसमें सब्जियां आने वाली हैं। सेठ के आदमी खेत की सारी फसल उजाड़ देते हैं। दोपहर को जब भोला घर आता है तो घर की ऐसी हालत देखकर वो हैरान हो जाता है। ये क्या है? सब सामान बाहर क्यों बिखरा है? माँ, ये सब क्या है? पिताजी, क्या हुआ आपको? ये खून, ये सब क्या हुआ? बेटा, वो सेठ और सेठ के आदमी यहाँ आए थे, उन्होंने सारा सामान बाहर फेंक दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? भोला की माँ सारी बात भोला को बताती है। ये सुनकर भोला की आंखों में पानी आ जाता है। माँ, पिताजी, आप रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ। हम यहाँ अब तभी आएंगे जब हम सेठ के सारे पैसे चुका देंगे। आप लोग मेरे साथ चलो। भोला अपने पिताजी और माँ के साथ कुछ जरूरत का सामान लेकर वहाँ से चला जाता है और अपनी बकरियों को भी अपने साथ ले चलता है। रास्ते में, माँ, पिताजी, बस थोड़ी देर और चलना है। आपको पता है, यहाँ जंगल के उस पार एक झोपड़ी है। मैं कई बार बकरियों को चराने इस तरफ आया हूँ। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, हम वहीं जाकर रहेंगे। जंगल में गोपाल अपनी बकरियों को चराने जाता था तो उसने कई बार जंगल में वो पुरानी झोपड़ी देखी थी और कई बार वो वहां बैठकर आराम भी किया करता था। बहुत चलने के बाद भोला अपने माँ पिता के साथ उस झोपड़ी के पास पहुंच जाता है। माँ, अब यही हमारा नया घर है, यहाँ कोई नहीं आता। ये झोपड़ी बहुत पुरानी है, मैं यहाँ कई बार आया हूँ। भोला जल्दी से झोपड़ी के अंदर जाकर जमीन पर एक कपड़ा बिछाता है। पिताजी, आप यहाँ आराम करो, आप बहुत थक गए होंगे, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और गोपाल वहाँ उन्हें ले जाता है। बेटा, आज हम क्या खाएंगे? ये कुछ आटा मैं साथ लेकर आई थी। माँ, आप रोटी बनाओ, मैं आसपास कुछ देखता हूँ। तभी भोला देखता है कि उसी घर के पीछे एक पेड़ था जिस पर हरी हरी 2 लौकी लगी थी। अरे वाह, यहाँ तो लौकी लगी है। माँ, आज की सब्जी का इंतजाम हो गया है, तू बस जल्दी से आग जला दे। और भोला बेल पर लटकी लौकी को बेल से उतारता है और उसे अपनी माँ को देता है। उसकी माँ उस लौकी को काटती है और उसकी सब्जी बनाती है और सब मिलकर खाना खाते हैं। फिर वो सो जाते हैं। अगले दिन सुबह गोपाल जल्दी उठकर बाहर घूम रहा था। अरे भोला, सुमन, तुम दोनों जल्दी उठो और यहाँ देखो।
भोला और उसकी माँ गोपाल की आवाज सुनकर उठते हैं। सुमन अपने पति को एकदम ठीक घूमते हुए देखकर हैरान हो जाती है। अरे, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए हो। हाँ पिताजी, आप तो एकदम ठीक लग रहे हो, जैसे आपको कुछ हुआ ही ना हो। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरे साथ जल्दी बाहर चलो, देखो बाहर क्या है। सब बाहर जाते हैं और देखते हैं कि घर के पीछे जो पेड़ था वो पूरा लौकी से भरा पड़ा था। अरे, ये कैसे संभव हो सकता है? कल तो यहाँ सिर्फ 2 लौकी थी जो मैंने तोड़ ली थी, आज ये पूरा पेड़ लौकियों से कैसे भरा है? इतनी लौकी तो मैंने कभी नहीं देखी। ये लौकी की बेल तो पूरे पेड़ पर फैली हुई है। ये तो बहुत अद्भुत लौकी है माँ, जो कि एक ही दिन में पूरा पेड़ लौकियों से भर गया। ऐसी चीजें तो जादुई ही हो सकती हैं। उस दिन गोपाल और भोला उस पेड़ से बहुत सारी लौकियां तोड़ते हैं और उन्हें जंगल के दूसरे पार बाजार में बेच कर आते हैं। उसके बदले उन्हें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। अगले दिन सुबह वो पेड़ फिर से लौकियों से भरा पड़ा था। सच में ये कोई साधारण लौकी नहीं, बल्कि कोई जादुई लौकी है जो एक ही दिन में इतनी बड़ी हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो पिताजी, मुझे तो लगता है हमें यहाँ भगवान ही लेकर आए हैं। देखो ना, यहाँ आते ही आप बिल्कुल ठीक हो गए हो और यहाँ हमें इतनी सारी लौकियाँ भी मिल गई जिन्हें बेचकर हम अच्छे पैसे कमा रहे हैं। और देखो, हमारी बकरियाँ भी यहाँ कितनी खुश हैं, हर रोज हरी हरी घास इनको खाने को मिल जाती है। तभी भोला के पिता गोपाल को कुछ याद आता। मुझे लगता है ये वही झोपड़ी है जिसके बारे में हमारी माँ हमें कहानियाँ सुनाती थी। कहानियाँ? कौन सी कहानियाँ पिताजी? मैंने तो कोई कहानी नहीं सुनी। माँ बताती थी कि जंगल के दूसरे पार कोई साधु शिव भगवान की भक्ति करता था। उसे किसी ने यहाँ देख लिया था, लेकिन उसके बाद सब लोग मिलकर वहाँ गए तो वहाँ कोई नहीं था। ऐसा माना जाता है कि वो उस आदमी के देखते ही वहाँ से गायब हो गया था। अच्छा, तो ये झोपड़ी उसने बनाई होगी और क्या पता ये लौकी भी उसी की शक्तियों से उगी हो। उन सबको वहाँ रहते हुए कुछ महीने बीत गए थे। कुछ ही समय में भोला अपने सारे पैसे चुका देता है और अपनी जमीन और सेठ से घर को वापस ले लेता है। माँ, पिताजी, हमें हमारी जमीन और घर वापस मिल गया है। मैंने सेठ के सारे पैसे लौटा दिए हैं। भगवान, इस लौकी की बेल की वजह से ही ये सब हो पाया है। अगर ये बेल नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। तभी बेल से आवाज आती है। जो अच्छे लोग होते हैं मैं उनकी मदद करती हूँ। ये लो, मेरे कुछ बीज ले जाओ और अपने खेतों में बो देना। देखना, फिर सब ठीक हो जाएगा। भोला अपने माँ पिता और बकरियों के साथ अपने घर चला जाता है और अपनी जमीन पर उस लौकी के बीजों को बो देता है। कुछ ही दिनों में वहाँ बहुत सारी लौकियाँ उगती हैं। ये बात सारे गांव में फैल जाती है। दूर दूर के गांव से लोग उनसे लौकी खरीदने आते थे। ये बात सेठ को रास नहीं आती। ये 2 कौड़ी का किसान मुझसे घर जमीन सब लेकर लौकियां उगा रहा है, इसे तो मैं बताता हूँ। रात के अंधेरे में सेठ अपने आदमियों के साथ जाता है और देखता है कि खेत लौकियों से भरा पड़ा था। एक भी लौकी छूटनी नहीं चाहिए, सब लौकियां तोड़ लो और सारी बेलें उखाड़ दो। जैसे ही सेठ के आदमी खेत में जाने लगते हैं तो लौकी की बेलें पूरी जमीन पर फैल जाती हैं और सब बेलों में फंसकर गिर जाते हैं। अरे कमबख्तो, यहाँ आकर तुम लेट क्यों रहे हो? जैसे ही वो लोग उठने की कोशिश करते हैं, फिर से लौकी की बेल में उलझ जाते हैं। सेठ खुद खेत में जाता है तो वो भी बेलों में फंसकर गिर जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे ये बेलें उठने क्यों नहीं दे रही? तभी सामने से बड़ी बड़ी गायों का झुंड उनकी तरफ आने लगता है। अरे गाय आ रही है, अरे कोई मुझे बाहर खींचो, मुझे बचाओ।
सेठ के आदमी कैसे भी करके खुद खेत से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अरे कहाँ भाग रहे हो? मुझे बचाओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम नमक हरामों को। सेठ कैसे भी करके उन लौकी की बेलों से खुद को छुड़ाता है और गाय से डरता हुआ अपने घर भाग जाता है। भगवान, आज तूने मुझे बचा लिया, आज के बाद मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। अब भोला लौकी बेचकर गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है और अब लोग मदद के लिए सेठ के पास नहीं जाते थे, बल्कि गोपाल के घर जाया करते थे और गोपाल और भोला सबकी मदद किया करते थे।